नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायो गुरु पर। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मसल्स के बारे में। यहाँ हम चैप्टर नंबर 30 मानव में गति एवं चलन का पार्ट नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम हमारे स्केलेटन अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में पढ़ चुके हैं, हाथ और पाँव के बारे में। अब हम मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें जाननी होंगी मूवमेंट्स के बारे में। तो उससे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। ये आपका आज का हमारा टॉपिक है मसल्स स्टार्ट करने से पहले का। तो हम पहले से देखते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, यानी कि बॉडी में कोई भी चीज हिलती है, मूवमेंट होती है। किसी भी चीज का हिलना, हाथ का हिलना, पाँव का हिलना, उसे हम कहते हैं मूवमेंट। जैसे कि डांसिंग, रनिंग, और जो हमारे स्टमक में होती है एक क्रमानुकंचन गति यहाँ पर, जिससे फूड नीचे आता है। देखिए यहाँ बोलस बनता है हमारे मुंह के अंदर, फिर वो ग्रास नली के माध्यम से स्टमक में जाता है, तो वहाँ क्रमानुकंचन गति होती है। तो ये सारी जो बॉडी के अंदर मूवमेंट्स होती हैं, जो चीजें हिलती हैं, उसे हम कहते हैं मूवमेंट। तो इस मूवमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कितने टाइप्स की होती है। ये 3 टाइप्स की होती है हमारी बॉडी के मूवमेंट के आधार पर। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 3 टाइप्स की है। इन तीनों के नाम लिख दिए जाते हैं यहाँ पर। एमोइड मूवमेंट, सिलेरी मूवमेंट और मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट में हम पढ़ेंगे मसल्स के बारे में, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि मस्कुलर मूवमेंट के साथ हमारे अंदर 3 प्रकार की मूवमेंट्स होती है। एक होती है एमोबॉइड मूवमेंट, यानी कि अमीबा, नाम से पता चल रहा है एमोबॉइड यानी अमीबा। मैं इसका अलग से टॉपिक डाल लेती हूँ। यानी कि ऐसी मूवमेंट होगी जैसे अमीबा में होती हो। अमीबा कैसा होता है, सबको पता है आपको अमीबा कैसा होता है। 1 मिनट, ये थोड़ा सा कट गया यहाँ पर। तो अमीबा जो होता है कोई इसकी कोई शेप नहीं होती, वो इरेगुलर शेप का होता है। जैसे ये है हमारा अमीबा, ना इसके हाथ होते, ना पाँव, ना आंख, ना मुंह, ना कान, ये सबको पता है। और ये अमर प्राणी है। ये अमीबा जो होता है, आप मान लीजिए इसे खाना खाना है और इसका फूड जो है ये यहाँ पर है। अभी इसे अपने फूड के पास कैसे जाएगा, अपने खाने के पास कैसे जाएगा। तो ये जो साइटोप्लाज्म होता है, ये पूरा साइटोप्लाज्म का बना होता है, और इसके साइटोप्लाज्म ना इसके हाथ पाँव की तरह बिहेव करती है। यानी कि ये इसके पास जाएगा और कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बना लेगा, यानी अपने साइटोप्लाज्म को अपने पाँव की तरह, या फिर हमसे मुंह कह सकते हैं, इस तरीके से हिला लेता है। साइटोप्लाज्म के माध्यम से ही चलता है, वहीं से खाता है। तो इसने इस फूड को दोनों तरफ से घेर लिया है। अब थोड़ी देर बाद ये इस अपने जो मुंह है इसको बंद कर लेगा और ये खाना इसके अंदर आ जाएगा। फिर अगले स्टेप में इसे बंद कर लेगा। तो इस तरीके से अमीबा मूवमेंट करता है। तो ऐसे ही मूवमेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर। ये कहाँ मिलेगी, हमारे ल्यूकोसाइट्स के अंदर। ल्यूकोसाइट्स यानी कि WBC। ल्यूकोसाइट्स में एग्जाम्पल हम ले सकते हैं मैक्रोफेजेस का। तो यहाँ एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा मैक्रोफेजेस का। अब देखिए मैक्रोफेजेस का एग्जाम्पल कैसे होगा, तो मैं यहाँ आपको बताती हूँ। जैसे कि ये है हमारी ब्लड कैपिलरी, यानी कि रुधिर केशिका या फिर रुधिर वाहिनी। अब इसके अंदर हमारा साइटोप्लाज्म माइक्रोफेजेस पड़े। ये है हमारा माइक्रोफेजेस। अब ये कैसे ऐसी मूवमेंट करेगा, तो मान लीजिए ये हमारे ऑर्गन्स हैं।
और यहाँ किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, ये बैक्टीरिया। अब इसे बैक्टीरिया देखते ही ये अपने खाने की जो मैक्रोफेजेस है ये आएगा बैक्टीरिया के पास, यहाँ इस तरीके से यहाँ से निकल करके ऐसे स्ट्रक्चर बना लेगा, सेम इस तरीके की स्ट्रक्चर बना लेगा। इस मान लीजिए ये बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया को पकड़ने के लिए, तो ऐसी अमीबा के जैसी मूवमेंट होती है हमारी मैक्रोफेजेस के अंदर, यानी जो WBCs होती हैं हमारी ल्यूकोसाइट्स, उनका एक एग्जांपल है मैक्रोफेजेस। उसी में एमोबॉइड मूवमेंट होती है। एक वर्ड आया, देखिए एक वर्ड बताती हूं मैं आपको, डायपेडिजीज। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो हमारी रुधिर वाहिनी है उसमें से WBC का बाहर आना। ये WBC है ल्यूकोसाइट एक प्रकार की, और ल्यूकोसाइट में एक एग्जांपल है मैक्रोफेजेस। इसका ब्लड कैपिलरी से बाहर आना डायपेडेसिस कहलाता है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ याद रखने की, डायपेडेसिस किसे कहते हैं और ये किस में पाई जाती है? WBC में। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि एमोबॉइड मूवमेंट यानी अमीबीय गति, इसे हम हिंदी में कहेंगे अमीबिया गति कहाँ पाई जाती है? WBC में होती है, WBC ल्यूकोसाइट्स में, मैक्रोफेजेस के अंदर। तो यहाँ ये इस तरीके से एमोबॉइड मूवमेंट होती है। अब नेक्स्ट हमारा आता है सिलेरी मूवमेंट। सिलेरी मूवमेंट सिलेरी मूवमेंट यानी कि पक्षमाभी गति। पक्षमाभी, देखिए सिलेरी कहाँ पाए जाते हैं? जैसे कि ये हमारी ह्यूमन सेल है, ओके, और ये है हमारी बैक्टीरिया सेल। अब इनके ऊपर ना सीलिया पाई जाएगी यानी पक्षमाभ। ये हमने पढ़ा था क्लास 11th में, इनके ऊपर सीलिया पाए जाएंगे इस तरीके से। बैक्टीरिया के ऊपर ये चारों तरफ से घेरे हुए रखेंगे से सीलिया पक्षमाभ, और एक फ्लैजिला होता है यानी कि कशाभिका। ये है सीलिया पक्षमाभी गति। तो ये सीलिया क्या काम करता है? ये सीलिया करता है मूव। ये सीलिया इस बैक्टीरिया को आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हेल्प करता है। लेकिन हमारी ह्यूमन सेल ऐसा नहीं करती है, ह्यूमन सेल मूवमेंट नहीं करती है। अगर ऐसा होता तो फिर आज हमारे लीवर का जो सेल है हिपैटोसाइट, अगर उस पर भी सीलिया पाए जाते लेकिन वो मूवमेंट करने में काम नहीं आते हैं। वो सीलिया जाकर के फिर हमारे हार्ट में चले जाते। ऐसा हम ह्यूमंस के अंदर नहीं होता, ये मूव नहीं करते हैं। सीलिया जो है वो ह्यूमंस के अंदर मूवमेंट के लिए नहीं होते हैं, इनका काम कुछ अलग होता है। तो वो हम बताएंगे आपको इसका क्या काम होता है। तो बैक्टीरिया पर ये सीलिया पाए जाएंगे जिससे ये मूवमेंट करता है, आगे बढ़ता है। जैसे कि किश्ती चलती है, यानी कि जैसे बोट जो होती है उसे चलाते हैं ना, उसी तरीके से हमारे बैक्टीरिया सेल पर ये सीलिया काम आते हैं। और एक और स्ट्रक्चर होती है इन पर, फ्लैजिला। फ्लैजिला यानी कशाभिका। कशाभिका भी यही काम करते हैं लेकिन ये ज्यादा मूवमेंट के लिए होती है। ये जो सीलिया है ये प्रोटीन से बने होते हैं। और हेयर जैसे स्ट्रक्चर होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी। जैसे हमारे बाल नहीं होते वैसे हमारे सीलिया होते हैं हर एक सेल के ऊपर। तो बैक्टीरिया में तो ये इन्हें आगे बढ़ाने के काम आते हैं, लेकिन हम ह्यूमंस में क्या काम आते हैं? तो देखिए ये हमारे पाए जाते हैं, पहले ये देख लीजिए कहाँ पाए जाते हैं, फिर अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये एक तो हमारी श्वास नली में पाए जाते हैं, यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, श्वास नली में। और दूसरा ये हमारी फैलोपियन ट्यूब में पाए जाते हैं। फैलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी में। दोनों के एग्जाम्पल आपको समझा दूंगी। श्वास नली में कैसे पाए जाते हैं? देखिए जैसा कि आपको पता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, फिर ये श्वास नली, फिर ये श्वसनी, फिर यहाँ पर हमारे लंग्स है।
रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर हमारी सेल्स पाई जाएंगी और यहाँ उनके सीलिया होंगे इस तरीके से, और यहाँ बीच में हमारी गोबलेट सेल्स होंगी, गोबलेट सेल्स, जो कि म्यूकस रिलीज करेंगी। क्या रिलीज करती है? म्यूकस। ये म्यूकस क्या हेल्प करता है? पहले तो ये देखिए म्यूकस नहीं, ये देखिए हमारी जो ये सीलिया जो लगी हुई है, ये क्या हेल्प करती है? ये इस म्यूकस को ऊपर भेजती रहती है, यहाँ से ऊपर भेजती रहेंगी। जैसे ये इस पर आकर लगा, फिर ये ऊपर ऐसे झटके से मारेंगी, फिर ये और ऊपर। इसी तरीके से यहाँ काफ़ी सारी सेल्स होंगी सीलिया जिन पर लगा होगा। तो ये इस तरीके से यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो ये म्यूकस क्या काम करता है? ये म्यूकस यहाँ से जो बैक्टीरियाज आते हैं ना, ये उन्हें अपने साथ लपेट करके ऊपर ले जाता है। म्यूकस तो उन्हें अपने कब्जे में कर लेता है, उन बैक्टीरियाज को, और इस म्यूकस को ऊपर भेजती है हमारी ये ह्यूमन सेल जिन पर सीलिया लगे होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा इसका फंक्शन। तो अब आप कहोगे कि ये म्यूकस आगे जाता कहाँ है? तो देखिए, ये तो है हमारी श्वास नली और ये ग्रास नली। अब इतना म्यूकस जाएगा कहाँ? तो ये हमारी वो सेल्स हैं जिन पर सीलिया लगा हुआ है, और बीच बीच में हमारी गोबलेट सेल्स भी पाई जा रही हैं जो म्यूकस रिलीज कर रही है। एक्चुअल में ये म्यूकस यहाँ से होता हुआ हमारे गले में आ जाता है, कंठ में, और फिर यहाँ से ये ग्रास नली में चला जाता है। मतलब म्यूकस को हम है ना ऑटोमेटिकली निगलते रहते हैं। लेकिन कभी कभी हमें जुकाम हो जाती है तो वो म्यूकस नाक से भी आने लगता है। ऐसा कब होता है? जब हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है, यानी कि राइनो वायरस होता है जुकाम के लिए, वो ज़्यादा हो जाता है, तो ये गोबलेट सेल्स ना ज़्यादा म्यूकस रिलीज करती हैं। और अब ये म्यूकस हमारी ग्रास नली में नहीं जाएगा, क्योंकि हमें पता है अब बैक्टीरिया आ चुका है, इस कारण हमारी गोबलेट सेल्स ज़्यादा म्यूकस रिलीज करेंगी। तो इस तरीके से हमें जुकाम हो जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि म्यूकस कैसे काम करता है। म्यूकस ना हमेशा रिलीज होता रहता है, और वो रिलीज हुआ म्यूकस हमारी ग्रास नली में जाता रहता है, यानी एलिमेंट्री कैनाल, जिसे हम भोजन जहाँ से निकलते हैं उसे ग्रास नली कहते हैं। श्वसन नली से म्यूकस ग्रास नली में जाता रहता है। लेकिन जब हमारे अंदर बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं तो इसे बाहर निकालने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस रिलीज किया जाता है। फिर ये म्यूकस यहाँ से नोज के माध्यम से, जिसे हम जुकाम कहते हैं, बाहर आता है। तो ये हेल्प करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। दूसरा मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था अंडवाहिनी का, यानी फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में किस तरीके से हेल्पफुल होता है? देखिए, हमने पढ़ा था, ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और यहाँ है हमारी ओवरी, अंडाशय जिसे हम कहते हैं, यूट्रस, ये हमारी फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब को मैं यहाँ थोड़ा बड़ा करके दिखा देती हूँ। पहले यही समझिए, ये जो इसकी इस तरीके से फिंगर टाइप जो स्ट्रक्चर है, इन्हें हम कहते हैं फीमरी। यहाँ से जो ओव्यूलेशन होगा, यानी जो हमारी ओवरी, अंडाशय जब अंड का निर्माण कर लेती है, अंडाणु का निर्माण कर लेती है, तो ये यहाँ से चला जाता है फीमरी। इस पर इस तरीके से सहलाती रहती है अपने फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर्स को, फिर ये फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। मतलब कि अंडाणु का अंडाशय से अंडवाहिनी में जाना अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन कहलाता है। तो यहाँ हमारा अंडाणु आ चुका है। तो मैं
इस फैलोपियन ट्यूब को काफ़ी बड़ा करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारी फैलोपियन ट्यूब का आगे का हिस्सा है, इतना इतना। आपको पता है फर्टिलाइजेशन ना फैलोपियन ट्यूब की एम्प्यूला भाग में होता है, सबको पता है। यहाँ पर आकर यहाँ पर हमारा फीमेल गैमेट होता है और फिर यहाँ से हमारा मेल गैमेट आ जाता है और यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है एम्प्यूला में। तो मान लीजिए मैं अंडाणु को रेड कलर से बना देती हूँ, ये हमारा अंडाणु है। अब ये यहाँ से एम्प्यूला में कैसे जाएगा, यहाँ पर हमारी सेल्स पाए जाएंगे जिन पर सीलिया होगा और ये इसे मूवमेंट करवाएंगे, यानी कि सीलिया खुद मूवमेंट नहीं कर रहा है, ये जो सब्सटेंसेस होते हैं यानी पदार्थ होते हैं उनकी मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। यहाँ तो हमारे म्यूकस को ऊपर ले जाने के लिए हेल्प कर रहा था और यहाँ हमारे जो फीमेल गैमेट बना है उसे ऊपर एम्प्यूला में ले जाने के लिए हेल्प कर रहा है। तो देखिए, पहले ये अंडाणु यहाँ आएगा, फिर ये इसे इस तरीके से ऊपर पुश करेंगे और ये धीरे धीरे करते करते यहाँ एम्प्यूला में पहुंच जाएगा। ये स्टेज होगी हमारी एम्प्यूला, जहाँ फर्टिलाइजेशन होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारी सीलिया जो सेल्स पर लगी हुई है, ये हमारी ह्यूमन सेल को यानी हमारी सेल्स को मूवमेंट नहीं करवाती है। इनका वर्क होता है सब्सटेंसेस, यानी कि हमारे पदार्थ जो होते हैं, जैसे म्यूकस हुआ था, ये हमारा फीमेल गैमेट था, पदार्थों को मूव कराने में, सब्सटेंसेस को मूव कराने में हेल्प करती है ये सीलियरी मूवमेंट, सीलियरी सेल्स, और उसे ही हम कहते हैं सीलियरी मूवमेंट यानी पक्षमाभी गति। अब ये फ्लैजिला, आप कहोगे ये बैक्टीरिया सेल में जो फ्लैजिला पाई जा रही है, क्या ये ह्यूमन सेल में नहीं पाई जाती? ये भी ह्यूमन सेल में पाई जाती है, लेकिन फीमेल्स में ये नहीं पाई जाती। देखिए, हमारी बॉडी में, फीमेल बॉडी में ना फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है मेल बॉडी में, फीमेल बॉडी में नहीं पाया जाता। अब ये मेल बॉडी में क्यों पाया जाता है? देखिए, मेल जो होते हैं उनमें स्पर्म बनता है, यानी कि शुक्राणु बनता है। शुक्राणु की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, हम पढ़ेंगे आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में। आगे मुंह सा निकला हुआ रहता है और पीछे एक टेल से निकली हुई होती है। ये जो टेल है ना, इसकी पूंछ, ये फ्लैजिला से ही बनी हुई होती है। इसकी पूंछ फ्लैजिला से बनी हुई होती है जो इसे मूवमेंट करवाती है। देखिए, यहां से हमारे पास जो स्पर्म आए है ये बीच में है मान, और यहाँ हमारी कोई सीलिया नहीं पाई जाती, जिन पर ऐसी सेल्स नहीं पाई जाती जिन पर सीलिया हो। तो ये यहाँ से एम्प्यूला में कैसे आता है? इसकी जो टेल है वो किससे बनी हुई है? फ्लैजिला यानी कशाभिका से, और कशाभिका से मूव कराती हुई यहाँ ले आती है। दूसरे पेन से बना देती हूँ, ब्राउन से। तो ये एम्प्यूला में अंडाणु तो आया है सीलियरी मूवमेंट से, और वैसे स्पर्म भी सीलियरी मूवमेंट से आया, लेकिन ये फ्लैजिला कशाभिका इसे मूव कराने में हेल्प कर रही है। और यहाँ हमारे अंडाणु को मूव कराने में कौन हेल्प कर रहा है? पक्षमाभ यानी सीलिया। तो आपको याद रखना होगा कि मेल बॉडी में फ्लैजिला पाया जाता है, फीमेल बॉडी में फ्लैजिला नहीं पाया जाता। लेकिन जो सीलिया है वो मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। देखिए, फीमेल में तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी फैलोपियन ट्यूब में भी पाया जाता है, साथ में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तो दोनों में ही होता है, सीलिया दोनों में पाया जाएगा, लेकिन फ्लैजिला जो है ये एक में पाया जाएगा, क्योंकि स्पर्म की जो पूंछ होती है ना, शुक्राणु की पूंछ, वो फ्लैजिला से बनी हुई होती है और वो यहाँ मूवमेंट करवाती है। जब ये स्पर्म हमारे यूट्रस में आ जाता है, फिर ये यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब के एम्फुला पार्ट में फ्लैजिला के माध्यम से जाता है।
तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। अब एक टर्म और मैंने आपको पढ़ाई थी नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन के बारे में क्या पढ़ाया था, देखिए नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर आपको याद होगी। ये पीसीटी है। अब यहां पर एब्जॉर्वेशन होता है, आपको पता है, और यहां पर इस तरीके की स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, सबको याद होगा मेरे हिसाब से। ये है हमारे माइक्रोविलाई। ये हमारी सीलिया नहीं है, ये हमारी माइक्रोविलाई है। माइक्रोविलाई क्या हेल्प करते हैं, हमारे अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाते हैं, अवशोषण क्षेत्र को इंक्रीज करता है, क्योंकि ये इनके ऊपर फिंगर्स की तरह स्ट्रक्चर्स निकली हुई हैं। देखिए ये इस तरीके से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जो बनी हुई है ना, ये यहाँ पर एब्जॉर्वेशन को ज़्यादा बढ़ाती हैं, अवशोषण को बढ़ाती हैं। लेकिन जो हमारी सीलिया थी, ये ह्यूमन सेल पर इस तरीके से लगी हुई थी, ये सब्सटेंसेस को मूव कराती है और ये एब्जॉर्वेशन को बढ़ाती है। जो सीलिया था ये प्रोटीन से बना हुआ था, और जो माइक्रोविलाई है यहाँ पर, ये साइटोप्लाज्म का ही पार्ट है। साइटोप्लाज्म जो है वो थोड़ी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेता है। फिंगर्स कैसी होती हैं, बीच में थोड़ा गैप होता है, फिर दूसरी फिंगर होती है, वो यहाँ अवशोषण के क्षेत्र को बढ़ाती है। इस तरीके से यहाँ एब्जॉर्वेशन हो जाएगा, ऊपर एब्जॉर्वेशन हो जाएगा। अगर ये प्लेन होती तो इतना ज़्यादा एब्जॉर्वेशन नहीं हो पाता जितना यहाँ होता है। तो इस तरीके से माइक्रोविलाई और सीलिया में डिफरेंस क्या है ये मैं आपको नोट करवा देती हूँ। आशा करूंगी कि आप पेन और नोटबुक लेके बैठे होंगे। तो मैं आपको यहाँ पर अब माइक्रोविलाई और सीलिया में डिफरेंस बता देती हूँ। तो आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। सबसे पहला डिफरेंस आता है, इसकी स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होगी, अभी मैंने बताया है। ये साइटोप्लाज्म के ऊपर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, और यहाँ सीलिया जो है ये सेल्स पर प्रोटीन से बनी हुई होती है। ये साइटोप्लाज्म का पार्ट है, लेकिन ये प्रोटीन से बने हुए सीलिया जो है। दूसरा डिफरेंस, जो माइक्रोविलाई है ये कोई मूवमेंट नहीं करते हैं, ये मूवमेंट कर नहीं सकते। लेकिन जो सीलिया है वो हेयर्स की तरह हिलते रहते हैं, मूवमेंट होती है इनमें, क्योंकि ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है तो ये मूवमेंट करते हैं। अभी हमने देखा था म्यूकस को ऊपर भेजने में, आपको याद हो तो यहाँ म्यूकस जो आया था उसे ऊपर भेजने के लिए कौन हेल्प कर रहा था, सीलिया ही हेल्प कर रहे थे। तो ये मूवमेंट करती रहती है, लेकिन जबकि माइक्रोविलाई कोई मूवमेंट नहीं करती। यहाँ पर जो खाना आएगा ना उसको एब्जॉर्व कर लेती है, ये अवशोषण की सतह को बढ़ा रही है एक तरीके से। इनका काम क्या है, इंक्रीज यानी बढ़ाती है अवशोषण सतह को। अवशोषण सतह को बढ़ाने का काम कर रही है माइक्रोविलाई, जबकि जो सीलिया है ये सब्सटेंसेस को मूवमेंट करवाती है। मूवमेंट मीन्स गति होता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस यानी जो पदार्थ होते हैं उनका मूवमेंट करवाती है। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, क्या डिफरेंस इन दोनों के बीच में, इनकी स्ट्रक्चर्स मैंने बता दी है। तो हमारा टॉपिक क्या था, हम हमारे टॉपिक पर आते हैं। टाइप्स ऑफ मूवमेंट में हमने एमोइड अमीबीय गति पढ़ लिया, पक्षमाभी गतियाँ पढ़ रहे थे। पक्षमाभी गतियाँ में सीलिया के बारे में हमने काफ़ी जानकारी प्राप्त की है। जो सीलिया है ना वो ह्यूमन सेल्स को फ्लो करने में हेल्प नहीं करवाता, ये ओनली सब्सटेंसेस को मूव कराने में हेल्प कराता है। जबकि ये बैक्टीरिया पर अगर ये सीलिया लगे हुए हो, पक्षमाभ लगे हुए हो, तो ये इसकी गति को बढ़ाता है, यानी ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है।
फ्लैजिला भी ये काम करता है। फ्लैजिला भी पाया जाता है हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर पाया जाता है फीमेल्स में। फीमेल्स में उनका जो स्पर्म होता है, उनकी जो टेल होती है, देखिए स्पर्म की जो टेल है वो फ्लैजिला से ही बनी हुई है, जो इसे मूवमेंट कराने में हेल्प करती है। तो आपको समझ में आ गई होगी सिलियरी मूवमेंट। अब हमारा नेक्स्ट नंबर 3 जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, मस्कुलर मूवमेंट यानी कि पेशीय गति। अब हम पेशीय गति के बारे में पढ़ेंगे कि पेशीय गति यानी मस्कुलर मूवमेंट क्या होती है। उसमें हमारी मसल्स के बारे में भी स्टार्टिंग होगी। पेशीय गति यानी कि मस्कुलर मूवमेंट। तो पेशीय गति जैसे कि हम अपने हाथों को हिला रहे हैं, ये हमारी मसल्स के संकुचन यानी हमारी जो मांसपेशियां हैं उनके संकुचन से ही मूवमेंट हो रही है। जैसे आप अपना हाथ हिलाइए तो यहाँ हाथ में जो मसल्स होंगी ना, उनके संकुचन से ही हाथ हिल रहे हैं। तो मस्कुलर मूवमेंट कैसे होती है? मसल्स के संकुचन से होती है। यानी occurs due to construction of muscles, यानी कि मांसपेशियों के संकुचन से ही पेशीय गति होती है। अब देखिए पेशीय गति हम हमारे पाँव में कर सकते हैं, लेग में होती है हमारी पेशीय गति, स्टमक में होती है, स्टार्टिंग में बताया था। स्टमक में कौन सी होती है? कृमानुकुंचन गति, वो मसल्स के कारण ही होती है। और जो हमारा हार्ट मूव करता है, लब ढब करता है, धक 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 करता है, वो मस्कुलर ऑर्गन, आपको पता है। तो यहाँ भी कौन सी होगी? मस्कुलर मूवमेंट हो रही है। डांसिंग, रनिंग, ये सब जो है ये मस्कुलर मूवमेंट होती है। हम हाथ को हिला सकते हैं, पाँव को हिला सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि क्या आप अपने स्टमक में जो कृमानुकुंचन गति है, पेरिस्टाइल मूवमेंट है, क्या आप उसे अपनी मर्जी से हिला सकते हैं? क्या अपनी हार्ट बीट को रोक कर रख सकते हैं? ये ऑटोमेटिकली होती है। इस पर हम अपनी मर्जी से नहीं हिला सकते हैं, लेकिन हाथ हुए, पाँव हुए, हम अपनी मर्जी के हिसाब से हिला सकते हैं। तो ये हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो एक हो गई ऐच्छिक गति और एक अनैच्छिक गति। तो देखिए अब इन दोनों को, मस्कुलर मूवमेंट को 2 भागों में बांट दिया गया, वॉलेंट्री मूवमेंट एंड इनवॉलेंट्री मूवमेंट। ARY है, यानी कि ऐच्छिक गति और अनैच्छिक गति। ऐच्छिक और अनैच्छिक में क्या डिफरेंस है? हमने आपको बताया, जैसे कि हम उछल सकते हैं, डांस कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, अपने हाथों को हिला सकते हैं। ये सारी मूवमेंट आएंगी हमारी इच्छा के अनुसार हो रही है। हम चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। इस कारण इन्हें हम कहेंगे ऐच्छिक गति। जैसे डांसिंग, रनिंग, वेविंग, हाथों को हिलाना, और लाफिंग, वीपिंग, ये सारी जो मूवमेंट्स हैं ये हमारी ऐच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक यानी जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसे कि हार्ट बीटिंग, दिल का धड़कना, और जो स्टमक में जो कृमानुकुंचन गति हो रही थी, जिसे हम कहते हैं पेरिस्टाइल मूवमेंट, पेरिस्टाइलिस मूवमेंट। ये सारे, इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। क्या हम कर सकते हैं कि हम हमारे हार्ट को 3-4 दिन तक बंद रखें, फिर काम करना स्टार्ट करवा देंगे? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। मसल्स के बारे में और पढ़ने से पहले मैंने आपको एक बात बताई होगी कि 4 प्रकार के टिश्यूज होते हैं, 4 टाइप टिश्यूज, यानी 4 प्रकार के उत्तक होते हैं। उत्तक, इन्हें हम कहते हैं उत्तक टिश्यू। 4 प्रकार के कौन कौन से?
फर्स्ट होता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा हमारा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा हमारी मसल्स जो है मस्कुलर टिश्यू, और नंबर 4 हमारा नर्वस टिश्यू। अब एपिथेलियल को एपिथेलियल, कनेक्टिव संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, नर्वस टिश्यू को हम कहते हैं तंत्रिका ऊतक। इन सब के मैं हिंदी में नाम लिख देती हूँ। तो एपिथेलियल को हम उपकला ऊतक कहते हैं। तो अब ये चारों किस तरीके से बनते हैं? जब हम भ्रूणीय अवस्था में होते हैं, यानी कि अपने माँ के गर्भ में होते हैं, वोम्ब में होते हैं, तो हम ओनली 3 लेयर्स के होते हैं। देखिए इस तरीके से हम 3 लेयर्स के होते हैं। ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर, और ये थर्ड लेयर। तीनों लेयर आपको दिख गई होंगी। ऑरेंज को हम रेड कलर से बना देते हैं, इन तीनों को कलर भी कर देते हैं साथ में। फर्स्ट है रेड, दूसरी है हमारे पास ग्रीन कलर की, और तीसरी है हमारे पास ब्लू कलर की। एक्चुअली में इनका कलर नहीं होता, ये दिखाने के लिए बनाए हैं। तो इन तीनों लेयर्स के नाम क्या है? जो सबसे ऊपर की लेयर है उसका नाम है एक्टोडर्म। ये तीनों जो है ये जर्म लेयर है। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो इन तीनों के अलग अलग नाम होते हैं। दूसरी का है मीजोडर्म, और थर्ड का है एंडोडर्म। अब इन तीनों लेयर्स से ही हमारी सारी टिश्यूज का निर्माण होगा। टिश्यूज से फिर पहले कोशिकाएं बनेगी, कोशिकाओं से उत्तक, उत्तक से अंग, जैसा कि आप सबको पता ही, हमने क्लास 11 में पढ़ लिया था। तो जो एपिथेलियल उत्तक है ये कौन से लेयर से बनता है? मस्कुलर पेशीय उत्तक, मस्कुलर लेयर, ये कौन सी, सॉरी मस्कुलर टिश्यू, ये कौन से उत्तक से बनता है, सॉरी कौन सी लेयर से बनता है? पेशीय उत्तक कौन सी लेयर से बनता है ये हम बताएंगे अब आपको। जो हमारा संयोजी उत्तक और जो पेशीय उत्तक होता है ये दोनों मीजोडर्म से बने हुए होते हैं। यहाँ मस्कुलर पेशीय उत्तक के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसलिए खास ध्यान हमारा पेशीय उत्तक पर रहेगा। तो पेशीय और संयोजी उत्तक ये दोनों मीजोडर्म से बने होते हैं। तो ये भी देख लीजिए उपकला उत्तक किससे बना हुआ होगा? उपकला उत्तक एक्टोडर्म से, मीजोडर्म से एंड एंडोडर्म से, यानी कि इन तीनों लेयर्स से मिलकर बना होता है हमारी एपिथेलियल टिश्यू, उपकला उत्तक। और जो हमारा तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका यानी हमारा जो ब्रेन है वो बना होता है एक्टोडर्म से। तो पेपर में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि ब्रेन जो मस्तिष्क है ये कौन सी लेयर से बना होता है, इन तीनों का नाम आ जाएगा। तो याद रखना है आपको, ब्रेन यानी कि नर्व, तंत्रिका उत्तक जो है ये एक्टोडर्म से बना होता है। और जो पेशीय उत्तक होता है ये हमारे शरीर में सबसे ज्यादा उत्तक होता है। पेशीय उत्तक की मात्रा हमारे अंदर होती है 40 से 50% वेट में। बॉडी का वेट जो होता है उसमें 50% पेशियों का ही होता है। आधा वेट हमारे जो है ये पेशियों के कारण ही है। तो यहाँ हमारा जो मेन टॉपिक था वो था मसल्स। तो मसल्स किससे बनी होती हैं, उनमें कौन सी मूवमेंट होती है? पेशीय गति। और उसमें पेशियां जो है ये पेशीय उत्तक से मिलकर बनी होती हैं। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मसल्स। तो अब इसमें आता है टाइप्स ऑफ मसल्स, मसल के प्रकार। मसल वैसे कई तरीके से मसल्स को अलग अलग आधार पर बांटा गया है। एक हमें कैसे दिखाई देती है अपीयरेंस के आधार पर, फिर कंट्रोल के आधार पर, और लोकेशन के आधार पर। पहले हम देखेंगे कि स्थापन के आधार पर, यानी लोकेशन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, कहाँ कहाँ स्थित होती हैं। सबसे पहले जो हमारा जो स्केलेटन सिस्टम होता है
हमने देखा था स्केलेटन सिस्टम कुछ इस तरीके से होता है। इस स्केलेटन के ऊपर जो पेशियां होंगी, जैसे कि हमारे चेहरे पर मान लीजिए ये पेशी है, हाथों पर पेशियां, तो जो स्केलेटन पर जो पेशियां होंगी उसे हम कहेंगे स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल पहला हमारा आता है स्केलेटल मसल, यानी कि कंकालीय पेशी। नंबर सेकंड जो कि होता है विसरल पेशी, यानी कि विसरल मसल। और थर्ड आता है कार्डियक मसल। तो देखिए विसरल मसल जो होगा ये, जैसे कि ये हमारा मूत्राशय है और यहाँ इसकी जो वॉल पाई जाती है, हम अपने मूत्राशय को चाहे उतना संकुचित नहीं कर सकते, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो ये होती है विसरल मसल। और कार्डियक आपको पता ही है, कार्डियक मसल हमारे कहाँ पाई जाती है, हार्ट में। तो ये स्थापन के आधार पर हो गई 3 प्रकार की। अब जो हमारी कंकालीय पेशी है, यानी हाथ पांव पर जो हमारी पेशियां लगी हुई होती हैं, उन पर हम हमारा कंट्रोल रख सकते हैं। जैसे अगर हम हमारे हाथ को मोड़ दें तो जो पेशियां हैं उनके संकुचन से हाथ मुड़ जाते हैं। तो जो स्केलेटल मसल हो गई ये कंट्रोल के हिसाब से, यानी कि हम चाहें तो इसे हिला सकते हैं। तो इस तरीके से ये ऐच्छिक पेशी है, वॉलेंटरी मसल है। यहां मैंने आपको बताया था ऐच्छिक गति और अनैच्छिक गति। ऐच्छिक गति यानी कि जो हमारी इच्छा के अनुसार हो रही है वो होती है स्केलेटल मसल्स में। और ये विसरल और जो कार्डियक है, हम ऐसे तो हमारे मूत्राशय को चाहे इतना संकुचित नहीं कर सकते, ना ही हमारे हार्ट बीट को रोक सकते। तो ये दोनों अनैच्छिक प्रकार की पेशी, यानी अब हमारे नियंत्रण के आधार पर भी हो गई है। पहला तो हमने देखा था लोकेशन के आधार पर, दूसरा हमने कंट्रोल के आधार पर यानी नियंत्रण के आधार पर। नियंत्रण के आधार पर हमने देख लिया 2 प्रकार की है, ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक जो होती है वो कंकालीय पेशियां होती है और अनैच्छिक होती है हमारी विसरल और कार्डिक पेशियां। अब जो हमारी पेशियां होती हैं, देखिए जैसे कि ये हमारी पेशी है, इस पर कुछ इस तरीके से रेखाएं टाइप की होती हैं, जबकि कुछ सीधी सादी नॉर्मल होती हैं, इन पर कोई तरीके के निशान नहीं होते। तो दूसरा हमें दिखाई कैसी देती है, यानी कि अपीयरेंस के आधार पर, दिखने के आधार पर ये 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की कौन कौन सी? एक तो जिस पर रेखाएं हैं उसे हम कहेंगे रेखित पेशी, और जो जिस पर कोई रेखाएं नहीं है, प्लेन है, उसे कहेंगे अरेखित पेशी। अब रेखित पेशियां कहाँ कहाँ हमारी रेखाएं होंगी, तो देखिए कौन सी मसल्स पर होती हैं। स्केलेटन, विसरल और कार्डियक में देखिए, एक तो हमारे स्केलेटल मसल्स जो हैं यानी कंकालीय पेशियां, उन पर रेखाएं होती हैं। और एक हमारी कार्डिक मसल यानी कि हृदय पेशी जिसे हम कहते हैं, ये हमारी कंकालीय पेशी और ये हमारी हृदय पेशी, इन दोनों पर रेखाएं होती है। लेकिन जो अरेखित पेशी है उसमें हमारा मूत्राशय आता है, मूत्राशय वाली जो पेशी है विसरल मसल वो आती है, इसमें हमारी विसरल पेशी आ गई।
जो रेखित पेशी है इसे हम कहते हैं स्ट्रेटेड मसल, और अरेखित पेशी को हम कहते हैं स्मूथ मसल, यानी कि इस पर कोई तरीके की रेखाएं नहीं होती हैं। तो देखिए टाइप ऑफ मसल्स में ध्यान दीजिए। स्थापन के आधार पर हमने बांटा है। स्थापन एक तो हमारी कंकाल पर जो होगी, दूसरी हमारी ये विसरल पेशी, तीसरी हमारी हृदय पेशी। तो कंकालीय पेशी पर हमारी इच्छा होती है। तो नियंत्रण के आधार पर हमने देख लिया 2 प्रकार की है, ऐच्छिक और अनैच्छिक। अनैच्छिक में विसरल और कार्डियक हृदय पेशी दोनों आती हैं। अब अपीयरेंस हमें दिखाई कैसे देंगी? जो रेखित पेशियां होंगी वो एक तो हमारी कंकालीय पेशी होगी एक हृदय पेशी, इन दोनों पर रेखाएं पाई जाएंगी। लेकिन जो स्मूथ मसल होगी वो होगी हमारी विसरल मसल। तो हमने 3 तरीके से मसल्स को हमने 3 भागों में बांटा है। एक तो हमारे लोकेशन, दूसरा कंट्रोल, तीसरा अपीयरेंस के आधार पर। तो आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।